Hi students, today in the Companies Act we gonna revise हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे, बहुत शॉर्ट में बनाएंगे और लगभग सारा कंटेंट मैं आपको देने की कोशिश करूंगा विद रिगार्ड टू चैप्टर नंबर 7। और चैप्टर नंबर 7 आप सारे जानते हैं MGT स्टैंड्स फॉर मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज। ऑब्वियसली ये चैप्टर आता है सेक्शन 88 से 122। रेड विद द कंपनीज, यही मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2014। ध्यान दीजिए, इस चैप्टर को हम बेसिकली 3 कैटेगरीज में ब्रेक कर सकते हैं। सबसे पहले आ गया विद रिगार्ड टू द मेंबर्स, जो कि कंटेंट आता है 88 से 95, और फिर सारा का सारा आप मीटिंग्स कह सकते हो, लेकिन उसको फर्दर 2 कैटेगरी में आप ब्रेक कर सकते हैं। एक प्योरली मीटिंग्स के ऊपर 96 से 100, और मीटिंग्स का जो प्रोसीजर है उसके बाद वाले सारे के सारे सेक्शन कह सकते हैं। हम प्रोसीजर को बेसिकली 3 कैटेगरी में ब्रेक करते हैं। एक मीटिंग से पहले 2 सेक्शन ये आते हैं, एक मीटिंग के दौरान और एक मीटिंग के बाद, और एक एक्सक्लूसिव मैं कहूंगा उसको अलग से लेके चलना चाहिए, आखिरी सेक्शन किसके ऊपर, ओपीसी के ऊपर। तो पहला हिस्सा हमारा इस चैप्टर का आता है विद रिगार्ड टू मेंबर्स। आइए हम स्टार्ट करेंगे, और बिल्कुल मैं उसी तरह से आपको हैंड रिटन ये नोट्स करवाऊंगा जैसे मैंने क्लास में पढ़ाया भी था, कि कौन एकदम सीरीज में या सीरियल ऑर्डर में सेक्शन में नहीं चलेंगे, उसको थोड़ा बाइफरकेट करेंगे ताकि यूटिलिटी सही बनी रहे। तो देखिए, सबसे पहले हमारा सेक्शन आ गया जी अपना 88, और सेक्शन 88 ध्यान रखें, वन ऑफ द क्रूशियल सेक्शंस वी हैव इन आवर कोर्स। तो बेटा 88 के अंदर हम क्या कहते हैं, रजिस्टर ऑफ, ध्यान रखिए, रजिस्टर ऑफ अकेला मेंबर ही नहीं है, साथ में डिबेंचर होल्डर है, साथ में अदर सिक्योरिटी होल्डर, इस तरह से लेके चलिए, वरना शॉर्ट में हम कह देते हैं रजिस्टर ऑफ मेंबर। तो रजिस्टर ऑफ मेंबर बनाना है, किसको बनाना है, हर एक कंपनी को बनाना है। और कैसे बनाना है, ये सारे के सारे रजिस्टर आप बनाएंगे सेपरेटली, मतलब ये रजिस्टर बनेंगे सेपरेटली बनेंगे। नेचुरल है किस हिसाब से, ईच क्लास, क्योंकि हर तरह के सिक्योरिटी होल्डर एक अलग अलग क्लास है। और फॉर्म का देखिए इतना प्रेशर रहता है, आपके ऊपर भी रहेगा। अगर मैं फॉर्म की बात करूं तो देखो, तो बड़ी सिंपल सी बात है, फॉर्म याद रख लें आप, MGT 1 आता है मेंबर के लिए, और बाकियों के लिए क्या आ जाता है, MGT का 2। तो ये है मेंबर के लिए, ये हो गया जी आपका डिबेंचर होल्डर कहो या आप कह लो अदर सिक्योरिटी होल्डर, राइट। अब नेक्स्ट जो कहानी इसके अंदर आती है कि रजिस्टर के क्या होंगे कंटेंट्स। देखिए, जो लल्लू सी बातें हैं वो बातें मैं नहीं करूंगा, राइट। उसको तो कह लो बला बला चीजें आप लिख ही सकते हो, नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, ईमेल, पैन, UID, ये वो। तो जो लिखना भी हो वो आपके ऊपर है, ये एक्स्ट्रा सारी चीजें आप लिख सकते हैं। मैं कुछ खास विशेष पॉइंट पे जाऊंगा। आप डेट से रिलेटेड डेट जरूर लिखिए। डेट में भी 2 बातें हैं, जिस दिन आप क्या बन गए, मेंबर बन गए, बिकमिंग, और दूसरी बात है जिस दिन आप मेंबर नहीं रहे, कंपनी को छोड़ के चले गए। देन आता है अगर माइनर है उससे रिलेटेड भी आप लिखिए, तो माइनर का DOB और साथ में उसके गार्डियन का नाम, ये सब आप लिख के देंगे। देयर आफ्टर अगर हो सकता है कंपनी ने इसके ऊपर एक्सरसाइज किया हो राइट किस चीज का, लियन का, वो भी सब मैनेज मतलब इसमें लिखा जाएगा। और देन इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड आता है कि रजिस्टर के अंदर क्या डालनी है, आपने एंट्री डालनी है, और एंट्री में आते हैं टाइम पीरियड 2। तो एंट्री आपने डालनी है 7 दिन के भीतर भीतर आपने एंट्री डालनी है। और 7 दिन कहां से स्टार्ट होंगे, नेचुरल है जब सिक्योरिटीज की आपको क्या हो गई, अलॉटमेंट हो गई, या फिर यूं कह लीजिए TT स्टैंड्स फॉर ट्रांसफर या ट्रांसमिशन हो गया, उसके अंदर आप डालेंगे। लेकिन ध्यान रखें ये 7 दिन नहीं रहेगा, ये समय 15 दिन भी हो सकता है, और ये 2 स्थिति में होगा, 15 दिन का टाइम पीरियड। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आता है, देखिए आप क्या है, लिस्टेड है, और पहले पॉइंट में है लिस्टेड, चाहे इंडिया हो चाहे आउटसाइड ऑफ इंडिया हो। और ये पहला पॉइंट जो आता है, दिस इज विद रिगार्ड टू
और दूसरे पॉइंट में मैं कहूं वो सिर्फ लिस्टेड की बात करता है, लेकिन इन दोनों में कॉमन फैक्टर या डिफरेंट फैक्टर क्या है, ये दोनों के दोनों पॉइंट है विद रिगार्ड टू प्रमोटर। तो ये जरूर याद रहे, प्रमोटर से रिलेटेड ये आपके पॉइंट आते हैं। अब दोनों में फर्क क्या है, जो पहला पॉइंट है उसके अंदर चीज ये है कि भाई कि प्रमोटर ने अपने शेयर क्या रखे हैं, गिरवी रखे हैं। तो प्रमोटर ने अपने शेयर क्या रखे हैं, गिरवी रखे हैं। वैसे मैं कहूंगा दोनों में ही क्या है, गिरवी है। तो दोनों पॉइंट में बेसिकली फर्क क्या है, सेकेंड पॉइंट में आपने गिरवी रखे हैं क्योंकि यहां पे कंपनी की क्या होने जा रही है, ज्वाइंट वेंचर आप करें किसी और कंपनी के साथ। और अगर आप गिरवी वाले पॉइंट को भी अगर आप लेके चलो तो वो वर्ड्स भी आप लिखना चाहें तो जैसे हम कहते हैं मे बी क्या हुई है, प्लेज हुई है, हाइपोथिकेशन कह लो, लियन कह लो या चार्ज आप कह सकते हैं। तो जितना एक्स्ट्रा लिखना है दैट इज अप टू यू गाइस, राइट। तो यहां पे 15 दिन का आप लेके चलिए। देन हो सकता है कई बार आपकी जो सिक्योरिटीज हैं वो अथॉरिटीज ने क्या कर ली हो, अटैच कर ली हो। अटैचमेंट का क्या आ गया, अथॉरिटीज का ऑर्डर आ गया है, राइट। तो इससे रिलेटेड भी आप रजिस्टर के अंदर क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। तो ये भी एक पॉइंट अच्छा था। और अथॉरिटीज का मतलब यहां पे क्या हो गया, चाहे कोर्ट हो, चाहे क्या हो, टी से ट्राइब्यूनल हो, एक्सेट्रा, जो भी कोई और अथॉरिटीज हो। देन अगर आपके स्टेटस में कुछ क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है, जिसे हम कह देते हैं अपडेशन। तो अगर अपडेशन है अपने स्टेटस का, राइट, जैसे कि आप कह लीजिए आपका नेम वगैरह क्या हो गया है, चेंज या इंसॉल्वेंसी एक्सेट्रा हो गई है, तो ये सब आपको रजिस्टर में एंट्री करवानी पड़ेगी। देन आता है एक अच्छा पॉइंट कि कंपनी को क्या मेंटेन करना पड़ेगा, इससे रिलेटेड रजिस्टर ही नहीं इंडेक्स भी बनाना होगा। लेकिन वो तब बनाना होता है अगर आपके यहां कम से कम कितने हो, 50 क्या हो सिक्योरिटी होल्डर्स होंगे, तो कंपनी को इंडेक्स भी बनाना पड़ेगा। इसके बाद आता है कि भाई आपको हिंदुस्तान के बाहर भी आप अपना रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं, जिसे हम कहेंगे फॉरेन रजिस्टर। अब फॉरेन रजिस्टर से रिलेटेड जो कंप्लायंसेस कह लीजिए वो क्या है, ये आपके अंदर की बात है। दैट मीन्स कहां लिखा होना चाहिए, आर्टिकल्स के अंदर लिखा होना चाहिए। और आपने इसके बारे में आरओसी को बताना है और समय है आपके पास 30 दिन के भीतर आप आरओसी को भी बता दीजिए। और देन आता है कि भाई इसकी फॉरेन रजिस्टर की एक कॉपी आपने क्या करनी है, 15 दिन के भीतर 15 डेज के अंदर अंदर कहां देनी है, कंपनी के, यूं कह लीजिए कि कंपनी क्या मेंटेन कर रही है, रजिस्टर, उसे हम क्या नाम दे देंगे, प्रिंसिपल रजिस्टर। वहां पे भी ये एंट्री आप ये सारी डिटेल्स हम भेजेंगे ताकि उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाए। देन ये रजिस्टर वगैरह की जो जिम्मेवारी है, कस्टडी कह लें, ऑथेंटिकेशन वगैरह कह लें, ये सारा काम देखिए कंप्लायंस ऑफिसर सीएस होता है, उसका होता है। लेकिन अगर वो ना हो तो आप सिंपल भाषा में हम लिख देंगे जो भी पर्सन जो है ऑथराइज्ड बाय क्या है, बोर्ड होगा और पर्सन ऑथराइज्ड। और अंडरस्टूड है, जब भी हम ऑथराइज वर्ड पढ़ते हैं वो हमेशा साथ में लिखा क्या आता है, बाय बीओडी होता है। जनरली ये कोई डायरेक्टर वगैरह ही होते हैं। देन 88 सेक्शन हमने लिया है, लेकिन उसके साथ में अब जो अगला सेक्शन हमें लेना चाहिए, दैट मेक सेंस ऑफ 91। ये जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि मैं ऑर्डर में नहीं जा रहा हूं, जो जिसके साथ सेक्शन मैच होना चाहिए उसी के ऊपर बात करेंगे। ये था सेक्शन किसके ऊपर, पावर है क्या करने की, क्लोज करने की। क्या क्लोज करने की, ऑब्वियसली रजिस्टर ऑफ, चाहे वो मेंबर हो, डिबेंचर होल्डर हो या अदर सिक्योरिटी होल्डर हो। तो ये जो पावर है इसमें अगेन सबसे बड़ा टाइम पीरियड आता है। तो पीरियड में आप लेके चलिएगा, यहां पे आपको 3 सिचुएशन आपको हैंडल करनी है पीरियड में। एक मैं कहूंगा 45 दिन का टाइम,
देन 30 दिन का टाइम और फिर लेके चलिएगा आप 7 दिन। इस तरह से आप लेके चलेंगे, बड़ा इजीली याद हो जाएगा। 45 दिन का टाइम है आपके लिए पास, हर एक साल आप इसे क्लोज कर सकते हैं। लेकिन 30 दिन किसके लिए है? तो 30 दिन है एट वन टाइम, एक टाइम पे आप मैक्सिमम 30 दिन के लिए बंद कर सकते हैं। लेकिन 7 दिन का क्या देना पड़ता है? प्रायर आपको नोटिस देना पड़ता है कि हाँ, हम रजिस्टर को क्या कर रहे हैं? बंद कर रहे हैं। लेकिन एक चीज और यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये जो 7 दिन का पीरियड है ये कम हो सकता है, ये 7 दिन वाले में है, इसी 7 से रिलेटेड, और लेसर, ये लेसर हो सकता है। लेकिन इसको स्पेसिफाई कौन करेगा? सेबी बताएगी। और सेबी किसके लिए बताएगी? नेचुरल है, 2 तरह की कंपनी होती है, एक लिस्टेड और एक इंटेंडिंग टू गेट लिस्टेड के लिए, और इंटेंडिंग। तो देखिए, क्योंकि हैंड रिटन एक पेज में हम कोशिश करते हैं कि सारा रिवीजन ये हो पाए, तो इसलिए शॉर्ट में ही चलेगा। आई होप सो आप बात को समझ रहे होंगे। देन देखिए, साथ में क्या किया जाता है, यहां 2 न्यूज़पेपर में हम क्या करेंगे? उसको एडवर्टाइज भी करेंगे। न्यूज़पेपर आप सारे समझ गए होंगे, इंग्लिश एंड वर्नाकुलर, जहां कंपनी का स्वभाविक का क्या सिचुएटेड है? रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। और आखिर में एक पॉइंट और है, साथ में आप चढ़ा दीजिएगा कहां? वेबसाइट पे। यहां पे भी आप जानते हो कंपनी के लिए कंपलसरी कभी भी नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं इफ एनी। और दूसरा कोई हो सकता है जो सीजी के द्वारा क्या हो? नोटिफाइड हो, राइट। पेनल्टीज वगैरह में शॉर्ट में नहीं जाऊंगा, सारा जो इंपॉर्टेंट पेनल्टी जिस सेक्शन की होगी ऑब्वियसली इवन उसका कवरेज को डेफिनेटली प्रोवाइड करूंगा। सो मूविंग हेड, इसके बाद आ गया जी हमारा सेक्शन नंबर 89 हम लेंगे। ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जिस तरह से ऑर्डर जो सेट होना चाहिए मैं उसी तरीके से चल रहा हूं, राइट। सो देयर आफ्टर कम्स आपका 89, दैट इज आपने क्या देनी है? डेक्लरेशन देनी है। ये वर्ड मत भूलिएगा, डेक्लरेशन देनी है। किससे रिलेटेड देनी है? अगर आपका क्या है? बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, और ये बेनिफिशियल इंटरेस्ट आपका किस में है? नेचुरल है, इन शेयर्स, राइट। तो सबसे पहले बात आ जाती है बेनिफिशियल इंटरेस्ट का मीनिंग क्या है। तो बेनिफिशियल इंटरेस्ट का मीनिंग है इंक्लूसिव, कह लीजिए मीनिंग दिया गया है इंक्लूड्स। तो इंक्लूड्स में 3 बातें, क्योंकि ये मीनिंग हमें पक्का याद होना चाहिए। या तो इंटरेस्ट क्या होगा आपका? डायरेक्टली होगा, और स्वाभाविक है, या क्या होगा? इनडायरेक्टली। नंबर 2 बात आती है ये इंटरेस्ट कैसे बना? थ्रू, इसे मैं कहता हूं सीए। आपने पूरा लिखना हो, आपके ऊपर है। कॉन्ट्रैक्ट, अरेंजमेंट और अदरवाइज, किसी भी तरीके से आपके ये इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है। और इस इंटरेस्ट से क्या मिला है आपको? इससे मिला है आपको राइट, एक राइट। तो राइट कैसे मिला है? अलोन या विद अदर पर्सन। और राइट में है 2 बातें, ये ध्यान रखिए, 2 राइट है। पहला क्या करेंगे आप? एक्सरसाइज करेंगे। क्या एक्सरसाइज करेंगे? ऑल कहें या एनी कहें, ऑल और एनी ऑफ राइट्स एज टू व्हाट? शेयर्स, एज टू शेयर्स। और नंबर 2 बात आती है बेटा, आपका राइट है क्या करना? रिसीव करना। क्या रिसीव कर सकते हैं आप? डिविडेंड या अदर डिस्ट्रीब्यूशन कह लीजिए, डिविडेंड और अदर डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका मतलब हो गया कोई बोनस शेयर एटसेट्रा। अब देखिए, मैं जिस स्पीड पे जाऊंगा, या जैसे अब मैं इसको हटा रहा हूं आगे, तो जो लिखा जाए साथ के साथ लिख लीजिए, बाकी अपना उतना स्पेस मैनेज करते हुए। देन आती है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे, ये डिक्लेरेशन किस तरह से दी जाएगी। सो एक चीज है डिक्लेरेशन बाय, डिक्लेरेशन कौन देगा? दूसरी बात है डिक्लेरेशन का फॉर्म नंबर, और तीसरी बात है डिक्लेरेशन कितने समय में दी जाएगी। सबसे पहले यहां बात आती है डिक्लेरेशन देगा रजिस्टर्ड, ध्यान दीजिएगा, द वर्ड इज रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, या आरओ कह सकते हैं आप, रजिस्टर्ड ऑनर। वो देगा एमजीटी के 4 में देगा,
और ये देगा 30 दिन के भीतर भीतर देगा, जिस दिन उसका नाम कहां एंटर हो गया, ROM के अंदर एंटर हो गया। नंबर 2, BO लिख रहा हूं, बेनिफिशियल ऑनर, राइट, या इसको भी आप रजिस्टर्ड ऑनर कह सकते हैं, जो वर्ड आपको यहां पे ठीक लगे, या वरना वर्ड क्या था, बेनिफिशियल इंटरेस्ट जिसका है, तो वो फॉर्म इस्तेमाल करेगा। MGT का 5 इस्तेमाल करेगा। दिन 30 ही रहेंगे, लेकिन 30 दिन कहां से स्टार्ट होंगे, जिस दिन आपने अपना इंटरेस्ट क्या किया, अक्वायर किया। और तीसरी बात है, ये दोनों के दोनों डिक्लेरेशन देंगे, 6 फॉर्म यही रहेगा, ध्यान दीजिएगा, 4 या फिर 5 या एंड कह लीजिए, और ये देंगे 30 दिन में, जिस दिन इनका क्या हुआ, चेंज हो गया इनका इंटरेस्ट। नाउ इसके बाद आपने ध्यान क्या रखना है, इसी की कंटिन्यूटी में अब कंपनी को क्या करना है, क्योंकि ये डिक्लेरेशन जो दी है ये बाय दी है, लेकिन आपने दी किसको है ये भी ध्यान दीजिएगा। ये आपने डिक्लेरेशन एक तरह से यही लिख देता हूं, ये सारी की सारी आपने कंपनी को दी है। अब कंपनी ने क्या करना है, एक रिटर्न फाइल करनी है। रिटर्न आ गया तो नेचुरल है किसके पास देगी, ROC के पास देगी, और नेचुरल है यहां फॉर्म MGT का बाय डिफॉल्ट 6 बन जाएगा। और समय भी ध्यान दीजिएगा क्या है, वही 30 दिन। बाकी आप जानते हो पूरे कंपनीज एक्ट में ROC के पास फाइलिंग जब भी होती है, नेचुरल है, फीस वगैरह तो लगेगी। अब सबसे इसका क्रूशियल पॉइंट इस सेक्शन का कतई ना भूलिए, वो क्या है कि अगर आप जो कंपनी का राइट है, मतलब यूं कह लीजिए, रिवर्स लिखूंगा, ड्यूटी ऑफ कंपनी क्या है, ड्यूटी टू पे डिविडेंड। कंपनी की ड्यूटी होती है डिविडेंड को देना, तो हम कहते हैं ये नॉट अफेक्टेड, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपने पे किसको कर दिया है, टू द रजिस्टर्ड, पे टू रजिस्टर्ड शेयर होल्डर। ये आपका काम था, आपने कर दिया, बात क्या हो गई, खत्म। तो इसके बाद आता है आपका सेक्शन नंबर 90। लेकिन सेक्शन नंबर 90 में एक इंटरेस्टिंग चीज आ जाती है, उसके रूल्स क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, क्योंकि उसके एक्सक्लूसिव अलग से भी क्या दिए गए हैं, रूल्स दिए गए हैं। ये ध्यान रखिएगा। सेक्शन 90 जो कि हम पढ़ते हैं सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ऑनर पे, लेकिन याद रखिएगा रेड विद इसके क्या है, SBO रूल्स हैं, और वो रूल्स 2018 के हैं। क्योंकि रूल से हम इसकी लिमिट भी पढ़ते हैं, इसलिए थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात आती है कि SBO का मीनिंग क्या है। नो डाउट रूल में दे रखा है, मैं कोट नहीं कर रहा हूं क्योंकि पता नहीं आप इतना याद कर पाएंगे या नहीं, लिखना चाहे तो कोई 2 का H है। तो SBO है इन रिलेशन टू रिपोर्टिंग कंपनी, क्योंकि ये सेक्शन में वर्ड इस्तेमाल होता है, और यहां कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रिपोर्टिंग का मतलब जिस कंपनी के आप हैं उसी की बात हो रही है। तो कहता है मींस, पहली बात ये SBO कौन होगा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज वर्ड आपको ध्यान रखना है, ये पक्का कौन होगा, एक इंडिविजुअल होगा, और वो जरूरी नहीं है वो क्या हो, अकेला ही हो, अकेला भी हो सकता है, और विद अदर्स कह लीजिए। और अदर्स में जैसे यहाँ पे एक लिस्ट भी जैसे दी गई है, ना भी याद रहे तो भी चल सकता है। ये कोई और क्या हो सकते हैं, पर्सन्स हो सकते हैं, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हो सकता है, कोई क्या हो सकती है, ट्रस्ट हो सकती है। तो इस इंडिविजुअल के पास क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आती है। दोनों वर्ड हमें देखने पड़ेंगे अच्छे से, खास करके डायरेक्टली, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली, राइट। अब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके पास क्या है, आप होल्ड कर रहे हैं, और होल्ड कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, 10%। अब 10% में आप क्या होल्ड कर सकते हैं, शेयर्स हो सकते हैं, या वोटिंग राइट हो सकते हैं, या वर्ड में इस्तेमाल करूंगा DD, स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रीब्यूटेबल डिविडेंड आप लिख सकते हैं, या अदर डिस्ट्रीब्यूशन। ये 3 चीजें हो गई, लेकिन एक चीज और ध्यान रखनी है, या फिर आपके पास क्या है, सिग्निफिकेंट 10% की लिमिट ना हो, तो ध्यान रखिए आपके पास क्या है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है आपका, इन्फ्लुएंस कह लीजिए, या आपके पास क्या है, कंट्रोल है। और ध्यान दीजिएगा, अगर एक्ट की बात करूं, एक्ट में लिमिट दी गई है 25%, क्योंकि ये लिखा है और एज प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स, तो हम रूल्स की लिमिट यहां पे कोट कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन ये आता है, ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है, ये भी मतलब यहां जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें बात निकल के आती है, आपके पास एक पावर है, और वो पावर किस चीज की है, ये वर्ड टिकाना है आपको। आपके पास पावर है पार्टिसिपेट करने की,
किस में पार्टिसिपेट करना है आपने? इन दो चीजें हैं, दो तरह की पॉलिसीज, फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजंस। इसमें पार्टिसिपेट करने की आपके पास पावर होनी चाहिए। लेकिन नेगेटिव भी एक चीज याद रखना होगा, ये जो पावर है बट नॉट आपके पास नहीं होना चाहिए कंट्रोल किसके ऊपर? ओवर द पॉलिसीज। तो मेन वर्ड लेके चला, क्योंकि एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, आपके पास पार्टिसिपेट करने की पावर है। अब क्वेश्चन ये निकल के आता है, भाई डायरेक्टली वाली चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों थी? पहली बात, डायरेक्टली से रिलेटेड हमें याद ये रखना है कि एसबीओ बनने के लिए डायरेक्ट पहली बात तो चलो पहले मैं मीनिंग ही दे देता हूं। डायरेक्टली का मतलब क्या है? अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो इसके अंदर आती हैं दो बातें। या तो आप कंपनी के क्या है? रजिस्टर्ड ओनर हैं, ये आरओ लिख रहा हूं, या आप बेनिफिशियल ओनर हैं। लेकिन ध्यान क्या रखना है? डायरेक्टली, इफ ओनली डायरेक्टली, तो आप क्या नहीं हो पाएंगे? नॉट एसबीओ, जिसका मतलब है इनडायरेक्ट होल्डिंग क्या है? मस्ट है। सो ये ध्यान रखिए, इनडायरेक्ट क्या है? मस्ट है, होल्डिंग इज मस्ट। नाउ क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज इनडायरेक्टली? सो गोइंग टू द, मतलब डायरेक्ट के साथ इनडायरेक्ट चलेगा, लेकिन अकेला डायरेक्ट नहीं चलेगा। तो इनडायरेक्ट होने के लिए यहां पे देखिए आप 5 सिचुएशन हम पढ़ते हैं। पहली बात मींस जो आप कौन है? आप हैं मेंबर। दूसरी बात है, लेकिन हमने जैसे कहा था एसबीओ के लिए क्या होना जरूरी है? इंडिविजुअल। कहता है मेंबर कौन है? तो यहां पे 5 पॉइंट हमने पढ़े थे। मेंबर है कोई बीसी, और इस इंडिविजुअल का इसमें क्या है? क्योंकि देखिए इस चीज को इसी तरह से आप मैनेज करेंगे तो ये इनडायरेक्ट की बात हो रही है, इनडायरेक्ट से रिलेटेड ही दोनों चीजों पे बात करें। मेंबर है बीसी, और इस जो इंडिविजुअल का है इसमें क्या है? मेजॉरिटी स्टेक है, जिसका मतलब है मोर देन 50% आपके पास इक्विटी शेयर, वोटिंग राइट या डिस्ट्रीब्यूटेबल डिविडेंड है। नंबर 2, इस बीसी में एक चीज हमें अलग रखना है, हम इसके साथ ले रहे हैं क्योंकि बीसी के अंदर फर्म नहीं लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए बीसी के अंदर मतलब एलएलपी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि एलएलपी भी कौन होता है? बीसी होता है, उसको अलग रखा गया। क्योंकि कहता अगर मेंबर फर्म या एलएलपी है तो ये इंडिविजुअल क्या है? उसमें पार्टनर है, राइट। एंड नंबर 3, अगर एचएफ है तो आप समझ गए होंगे ये कौन है? कर्ता है। एंड नंबर 4, अगर ये ट्रस्ट है तो ट्रस्ट में आप जानते हैं 3 पार्टीज होती हैं, या तो आप नेचुरल है क्या बनेंगे? ट्रस्टी बनेंगे, या बेनिफिशियरी बनेंगे, या ऑथर बनेंगे। 3 ही पार्टीज होती हैं। नंबर 5, पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, उसके क्या है? आप जनरल मैनेजर हैं, या क्या है? सीईओ हैं। अब क्योंकि इसके रूल्स अलग थे तो इसके फॉर्म्स भी क्या आ जाते हैं? अलग आ जाते हैं। तो इसलिए आपने क्या करनी है? इसको फॉर्म के हिसाब से हम कहेंगे, आपने डिक्लेरेशन देनी है। तो ये डिक्लेरेशंस किस तरह से होंगी? इसके लिए अगर हम देखते हैं तो एक बेन 1 नाम का आपका क्या होगा? फॉर्म होगा, उसमें आप डिक्लेरेशन देंगे, और जिस तरह से भी आपके स्टेटस में कोई क्या आ गया? चेंज आ गया है, उसके आप 30 दिन के अंदर ये डिक्लेरेशन देंगे। और इसी बेन 2 नाम के फॉर्म में कंपनी क्या करेगी? रिटर्न फाइल करेगी, और ये फाइल करेगी ऑब्वियसली 30 दिन में। नेचुरल है बाय कंपनी। 2 कौन होगा? वो आप समझ ही गए हैं, आरओसी के पास। देयर आफ्टर तीसरी बात आती है, बेन 3 नाम का फॉर्म इस्तेमाल होगा। यहां कंपनी क्या करेगी? एक रजिस्टर बनाएगी एसबीओ का, राइट। ये रजिस्टर बनाएंगी, तो रजिस्टर में जो कंटेंट्स हैं वो तो देखिए नॉर्मल आंसर आप सारे जानते हो, ब्ला ब्ला लिख दोगे, नेम, एड्रेस, डीओबी, ये वो, राइट। तो उसकी मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन रजिस्टर से रिलेटेड एक अच्छा पॉइंट आता है उसकी इंस्पेक्शन, और इंस्पेक्शन से रिलेटेड हमारा आगे सेक्शन 94 आएगा, तो आप लिख सकते हैं सेम अंडर सेक्शन 94 वाला आंसर, बस एक चेंज करना है, बट ओनली टू, ध्यान दीजिएगा,
इंस्पेक्शन का हक सिर्फ किसको रहेगा? मेंबर को रहेगा, क्योंकि 94 में आप लोग 5 पॉइंट्स वहां पे आप देखिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक फॉर्म आता है, डेट इज बेनका 4। यहां पे एक अच्छी गेम बनती है। सो ये फॉर्म आपको अलग से एक पता होना चाहिए, बेनका 4। तो बेनके 4 में क्या होता है, यहां पे एक नोटिस दिया जाता है, और नोटिस है कौन देगी? कंपनी देगी। आप कितने लोगों को देगी? यहां पे अपन 4 पॉइंट बना सकते हैं। एक सिंपल भाषा में मैं लिखूंगा, जो कौन है? एसबीओ है। उससे ये जानने के लिए आप एसबीओ है हो तो अपने बारे में बताओ, या आप क्या है? एसबीओ है प्रीसीडिंग कितने? 3 साल के अंदर। तीसरा है पर्सन जो जानता है उस एसबीओ के बारे में, पर्सन नोज किसके बारे में? एसबीओ के बारे में। नंबर 4, आप ये नोटिस दे रहे हैं एक मेंबर को, और वो मेंबर कौन है? वो इंडिविजुअल नहीं है, अदर देन इंडिविजुअल है, क्योंकि तभी क्या बननी थी? इनडायरेक्ट होल्डिंग बननी थी, राइट। लेकिन अदर देन इंडिविजुअल है, और वो कितने लेके बैठा है? लिमिट वही है 10%। 10% क्या? वही 3 चीजें आपकी, आपके इक्विटी शेयर कह लीजिए, आपके वोटिंग राइट कह लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटेबल डिविडेंड कह लीजिए। अब यहां पे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, वो क्या है? जब ये आपने नोटिस दिया है, यहां पे आपने एक टाइम पीरियड की गेम को टिकाना है अच्छे से, जिसको मैं कुछ इस तरह से कहता हूं, 30 दिन, 15 दिन, 60 दिन, लेकिन अब आ जाएगा 1 साल। तो इस तरह से आप टिका लेंगे तो कहीं आपका आंसर हिलेगा नहीं। तो दरअसल क्या है, जब इसको नोटिस दिया गया था, ये नोटिस देने के 30 दिन में कंपनी को क्या देगा? इंफॉर्मेशन, इन्फो फर्निश करें आप। नेचुरल है, किसको करेंगे? कंपनी को इन्फो दीजिए। लेकिन हुआ क्या, अगर आपने इन्फो नहीं दी, या वो इन्फो क्या दे दी? गलत दे दी, राइट। सो तो ये यूं लेके चलिएगा, ये अगले 15 दिन है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है आपने क्या हुआ? नॉट, या क्या दे दी? इनएक्यूरेट दे दी, मतलब इनकम्प्लीट या कुछ भी कह लीजिए, इस तरह से दी है। तो ऐसी स्थिति में कंपनी क्या करेगी? कंपनी एक एप्लीकेशन देगी, किसके पास? ट्राइब्यूनल के पास। तो यहां पे कंपनी एक एप्लीकेशन देगी, किसको देगी? ट्राइब्यूनल को देगी, कि भाई साहब ये आदमी गड़बड़ कर रहा है। और ये क्यों दी जाती है? ताकि उस आदमी के ऊपर कुछ क्या लगाई जा सके? रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सके ऑन हिज व्हाट? शेयर्स, कि वोटिंग या डिविडेंड वगैरह ना मिले। अब 60 दिन में क्या है, यहां पे एनसीएलटी को क्या करना है? टू पास ऑर्डर। तो ये भी अगले नेक्स्ट 60 दिन चल रहे हैं, तो एनसीएलटी अपना दे देगी ऑर्डर। और अगला 1 साल बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अगले 1 साल में फिर से क्या होने वाला है? इस 1 साल में फिर से एप्लीकेशन जाएगी, किसको जाएगी? टू यही एनसीएलटी को जाएगी। लेकिन कौन दे रहा है? बाय, या तो कंपनी दे रही है, या एग्रीव्ड कह लीजिए पर्सन दे रहा है, जिसके ऊपर रोक लगी थी। अब ये एप्लीकेशन किसके लिए दे रहे हैं? ये एप्लीकेशन आप दे रहे हैं फॉर रिलैक्सेशन, कि भैया जो आपने रिस्ट्रिक्शन लगाई थी उसको क्या किया जाए? रिलैक्सेशन दी जाए। और ये 1 साल का टाइम होता है। और 1 साल कहां से? ऑफ ऑर्डर, जब ऑर्डर आ गया था, किसका? नेचुरल है एनसीएलटी का। वो एक तरह से अगले 60 साल मतलब नेक्स्ट बनता जा रहा है, राइट। तो अब क्या होगा? इफ एप्लीकेशन, मतलब दूसरा इसमें कैटेगरी निकल के आती है, इफ एप्लीकेशन नॉट मेड। तो अगर एप्लीकेशन नहीं दी जाती इस तरह से, तो क्या होगा? आपके शेयर्स उठा के डाल दिए जाएंगे, ट्रांसफर कर देंगे हम कहा? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड के अंदर, कह लीजिए अथॉरिटी है उसको, ये शेयर्स क्या कर दिए जाएंगे? ये उठा के ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, राइट। और इसके बाद तो देखिए सेक्शन में पेनल्टीज रहती हैं, उसके ऊपर मैं नहीं जा रहा हूं। बेहतरीन इसके बाद सेक्शन 90 के बाद
क्योंकि हमने 91 पहले लिख लिया था, ध्यान दीजिएगा। तो अब आता है 92 एंड दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये सेक्शन आ गया आपका किसके ऊपर, एनुअल रिटर्न के ऊपर, AR एनुअल रिटर्न। तो एनुअल रिटर्न जो है हर कंपनी को, एवरी कंपनी को टू फाइल करना है। नेचुरल है किसके पास करना है, ROC के पास करना है। लेकिन सारे आंसर की कहानी किस पे है, टाइम पे है। और टाइम के अंदर है दो बातें, या AGM हुई या AGM नहीं हुई। सो AGM हेल्ड और नॉट, ये दो चीजें हमें देखनी है। तो भाई साहब ऐसा है, अगर AGM हो गई है तो समय है 60 दिन के अंदर अंदर आप फाइल कीजिए, और नहीं भी हुई भी है तो भी 60 दिन। लेकिन 60 दिन कहां से होंगे, फ्रॉम डेट ऑन विच AGM क्या हो जानी चाहिए थी, शुड हैव बीन हेल्ड। ठीक है, थोड़ी मैं शॉर्टकट भी इस्तेमाल कर रहा हूं, होप सो दैट इज सर्विंग योर पर्पस। लेकिन इसके साथ क्या करना था, अलोंग विद इट, फाइलिंग से ही अकेला काम नहीं चलेगा, क्या करना था, हाँ बहुत बढ़िया, आपको लगा के देनी थी एक स्टेटमेंट ऑफ रीजंस। किस चीज की, कि आपने क्यों नहीं होल्ड करी AGM, वो भी आप लगा के देंगे। और जब ये ROC को आप फाइल करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए फॉर्म जो आता है वो आता है MGT का 7, लेकिन ये फॉर्म 7 की बजाय हो जाता है 7 का A हो जाता है। अगर आप कौन है, या तो आप OPC हैं, या स्मॉल हैं, या आप स्टार्टअप हैं। 3 तरह की कंपनी, मतलब OPC, स्मॉल एंड स्टार्टअप के केस में आपको दरअसल एब्रिज्ड रिटर्न फाइल करनी होती है। तो असली कहानी फिर दोबारा निकल के आती है उसके किसके ऊपर, कंटेंट्स के ऊपर, कि एनुअल रिटर्न के कंटेंट्स क्या होंगे। तो कंटेंट्स को मैं जनरली लाइक करता हूं कि आप इजी करने के लिए उसको 3 कैटेगरी में क्या कर लें, याद कर लें। तो क्योंकि कंटेंट्स के आपको ये 10 पॉइंट अच्छे से आने चाहिए, तो 3 कैटेगरी में कर लेंगे तो आंसर थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। तो 3 कैटेगरी में सबसे पहले आता है, जिसे मैं कहता हूं कि नॉर्मल सी बातें कंपनी से रिलेटेड। तो आप कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस बताइए, उसका धंधे के बारे में बताइए, बिजनेस एक्टिविटीज, और उसके परिवार के बारे में बताइए, एसोसिएट, सब्सिडरी, होल्डिंग। देन यहां पे अगला जो हिस्सा है ये आ जाता है, दरअसल यूं कह सकते हैं कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर। वो जनरल सी बातें थी। तो कैपिटल स्ट्रक्चर पे मैं कहता हूं भैया यहां आपको याद होना चाहिए, हमारे आएंगे 4 पॉइंट, टोटल हो जाएंगे 5। तो आप बताइए अपनी सिक्योरिटीज से रिलेटेड। तो सिक्योरिटीज कौन कौन सी हैं भैया, शेयर हैं, डिबेंचर हैं, राइट, जो भी हैं एटसेट्रा, उनकी सारी डिटेल दीजिए। देन जो लोन वोन आप उठा के बैठे हैं उसे क्या कह देंगे, इंडेटनेस, उनके बारे में बताइए। शेयर्स हैं तो अपने मेंबर्स की सारी डिटेल दीजिए, मेंबर्स की डिटेल दीजिए, डिबेंचर होल्डर्स की डिटेल दीजिए, एंड साथ में जितने भी मेंबर डिबेंचर होल्डर में बदलाव आ गया है। हो सकता है आपकी बाहर वाली हो इन्वेस्टर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, तो उससे रिलेटेड उसका नेम, उसका एड्रेस और उसकी पैदाइश भी बताइए, जिसका मतलब हो गया किस कंट्री में आपकी इनकॉर्पोरेशन हुई है। तो ये बन जाते हैं यहाँ पे 5 पॉइंट। अगले जो हमारा पॉइंट बनता है डेट इज विद रिगार्ड टू, उसे मैं कहता हूं आसान भाषा में कंपनी के अफसरों से रिलेटेड आपने बताना है। तो यहां पे भी आपके पॉइंट 6, 7 एंड 8 निकल के आएंगे, और 3 पॉइंट निकले हैं। तो अफसरों में क्या होना गया जी, कंपनी का प्रमोटर आ गया, डी से डायरेक्टर आ गया, KMP। अगर डायरेक्टर KMP को ऐड करो, आसान में आप ऑफिसर लिख सकते हो। साथ में इनसे रिलेटेड जो चेंजेस हुए हैं, नेचुरल है चेंजेस किसके हिसाब से बताने होते हैं, पिछले साल के प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के मुताबिक, वो बता दीजिए। देन आप इन लोगों की क्या बता दीजिए, रेम्युनरेशन बताइए, राइट, इन लोगों की रेम्युनरेशन बताइए। फिर आपने लिख के देनी है इनकी रेम्युनरेशन, लेकिन दिमाग लगाना है रेम्युनरेशन एज सच प्रमोटर को नहीं होता। तो रेम्युनरेशन किसका, नेचुरल है, डी का,
KMP का, राइट। और थोड़ा टेक्निकल बताऊं तो प्राइवेट कंपनी में ये लगता भी नहीं है। देन होता है इनके ऊपर जो लगी हो कौन पेनल्टी, ठीक है, इन्हीं के ऊपर। और जो भी पेनल्टीज में थोड़ा सा एक चेंज किया जाता है, उसमें से कंपनी का भी बताओगे आप, और ऑब्वियसली डायरेक्टर, KMP, इन सब का बताओगे। लेकिन पेनल्टी हो सकता है आपने उससे रिलेटेड क्या फाइल कर दी हो, अपील फाइल कर दी हो, या आपने उन पेनल्टीज की क्या करवाई हो 441 में कंपाउंडिंग, मतलब पैसे देके सेटलमेंट, वो लिखे। अब ये हुए 8 पॉइंट, मैंने 10 पॉइंट कहे थे। तो जो हमारा 9th पॉइंट आ जाता है वो इन दोनों से रिलेटेड कॉमन बन जाता है। और वो इसलिए बन जाता है क्योंकि मेंबर थे इधर और उस तरफ ये डायरेक्टर वगैरह है, तो इनकी मीटिंग्स के ऊपर ये पॉइंट बनता है कि भैया इनकी जो मीटिंग्स हुई हैं वो सारी आप डिटेल दीजिए। तो मीटिंग्स में आप GM, BM, कमिटीज, ये वो जो भी है वो डिटेल दीजिए। और 10वां पॉइंट तो है अदर प्रेस्क्राइब्ड, तो रूल से होगा, तो इतने ही पॉइंट अपने निकल के आते हैं। देन अलग से देखिए जो मेन हमारा यहाँ पे पॉइंट निकलता है वो निकलता है आप साइनिंग के ऊपर। दैट इज द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट। अगेन इसे टेक्निकल लेके चलिएगा, और अगेन मैं उसको 3 कैटेगरी में आपके लिए आसान करके दूंगा। एक जिसे मैं कहूंगा बड़ी कंपनी, एक जिसे मैं कहूंगा नेचुरल है छोटी कंपनी, और एक निकल के आएगी बीच की कंपनी। तो इसलिए साइनिंग भी एक तरह से 3 सिचुएशन हम बना रहे हैं। तो बड़ी कंपनी के केस में हम नाम देंगे उसको नेचुरल है लिस्टेड, या कोई भी कंपनी जिसकी ये ध्यान रखिएगा। और इसमें 2 चीजें निकल के आती हैं, हैविंग PUC या फिर उसकी टर्नओवर को शॉर्ट में। तो PUC की लिमिट अगर आपको याद हो 10 करोड़, टर्नओवर की लिमिट 50 करोड़, राइट। तो यहां पे 3 लोग साइन करेंगे, तो ये ध्यान रखना है। इसे मैं चाहे हिंदी में भी लिख देता हूं, 3 लोगों ने साइन करना है। एक कौन होगा डायरेक्टर, प्लस कौन होगा कंपनी का CS, प्लस एक CS इन होल टाइम प्रैक्टिस कह लीजिए, उससे आप करवाएंगे। और CS ना भी हो तो कोई CS इन प्रैक्टिस वाला आप ले सकते हैं। मतलब 3 लोग पक्का साइन करेंगे, क्योंकि इस बाहर वाले से पक्का MGT 8 में आपने सर्टिफिकेशन करवानी होती है। देन सेकंड पॉइंट है हमारी छोटी कंपनी का। तो छोटी कंपनी में है अपना, या तो वही जैसे हम कह रहे थे OSS स्टैंड्स फॉर OPC स्मॉल एंड स्टार्टअप। तो छोटी कंपनी में है तो साइन कौन करेगा, सिर्फ एक व्यक्ति, ठीक है, एक करेगा, या तो CS कर देगा, CS नहीं होगा तो डायरेक्टर, जिसको ऑथराइज किया है किसने, बोर्ड ने। तो हमारी एक तीसरी कैटेगरी और निकल के आ जाती है, जिसे आप अदर्स कह लो, जो इस 2 में कवर नहीं हुआ। और यहां जैसे हमने कहा था साइन कितने लोग करेंगे, 2 लोग साइन करेंगे। तो 2 में कौन आ गया आपका, डायरेक्टर आ गया, प्लस कौन आ गया, CS आ गया। लेकिन अगर CS नहीं है तो कौन आ जाएगा, CS इन प्रैक्टिस वाला आके साइन कर देगा, राइट। तो ये आपका चल रहा था एनुअल रिटर्न। और एनुअल रिटर्न से रिलेटेड देखिए आप रेड विद 134 सेक्शन में पढ़ते हैं, तो मैं एक लाइन यहीं डाल देता हूं। तो देखिए 134 में क्या बनती है, वहां बनती है बोर्ड की क्या रिपोर्ट। तो बोर्ड की रिपोर्ट में आप इसका क्या लगा के दे देते हो, वेब लिंक लगा के दे देते हो कि जाइए एनुअल रिटर्न वहां जाके पढ़ लीजिए। लेकिन इस सेक्शन की मैं पेनल्टी भी देखिए महत्वपूर्ण मानता हूं। तो पेनल्टी भी आप पक्का, तो ये पेनल्टी मैं पक्का लिख के आपको दे रहा हूं कि इसे आप स्किप ना करें। और इसके भी मैं पसंद करता हूं इसके 3 हिस्सों में इसे पढ़ लेना चाहिए। 3 हिस्से किस तरह से, थोड़ा सा तो समझ गए होंगे। एक पेनल्टी लगेगी भैया किस पे, कंपनी पे, एक किस पे, OID पे, ऑफिसर इन डिफॉल्ट। तीसरा आप समझ गए होंगे CS जो बाहर वाला है, इन प्रैक्टिस वाला है। शरीफ सी पेनल्टी है, 10,000 रुपया है, यहां पे भी 10,000 रुपया है। लेकिन ध्यान दीजिएगा 100 रुपए क्या है, पर डे ऑफ कंटिन्यूइंग ऑफेंस है। और 100 करते हुए मैक्सिमम यहां कितने बन जाएंगे, 2 लाख बन जाएंगे। इधर भी देखिए सेम है, लेकिन यहां कितना बनेगा, 50,000। और CS इन प्रैक्टिस के ऊपर सीधी 2 लाख की पेनल्टी है, फिक्स्ड अमाउंट है। तो याद रखना थोड़ा इजी रहेगा, इतना कोई टफ वाली बात नहीं है।
तो देखिए जैसे मैंने कहा था चैप्टर के 3 हिस्से हैं, हमारा पहला हिस्सा ही चल रहा है मेंबर के ऊपर। तो अब जो सेक्शन बचते हैं वो बचता है 94 एंड 95। तो पता ये होना चाहिए आपको एज अ स्टूडेंट कि भैया जो सेक्शन नंबर आपका 94 एंड 95 है वो कॉमन प्रोविजंस हैं, रजिस्टर की भी हैं एंड साथ में किसकी है, एनुअल रिटर्न की है, ये पक्का पता होना चाहिए। तो 94 में क्या आता है, प्लेस, कहां पे आपने संभाल के रखनी है, क्या संभाल के रखनी है, एज आई सेड दोनों चीजें भैया, रजिस्टर भी आ गया और साथ में क्या आ गया, AR स्टैंड्स फॉर एनुअल रिटर्न, आप कहां रखेंगे। इस सेक्शन में अकेला प्लेस ही नहीं है, इंस्पेक्शन और कॉपी की भी बात होगी। तो प्लेस में आंसर बहुत ही सिंपल है, एट कहां रखेंगे, रजिस्टर्ड ऑफिस होगा कंपनी का, लेकिन आप कहां रख सकते हैं, और अदर प्लेस, और लेकिन ये अदर प्लेस सिर्फ एंड सिर्फ कहां होगी, इन इंडिया। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन आती है, रादर एक नहीं आती है, कितनी कंडीशन आ जाती है, 2। तो कुछ याद हो तो पहली कंडीशन क्या थी, मोर देन, अगर 10% मेंबर्स वहां पे क्या कर रहे हैं, रिजाइड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा ट्विन कंडीशन है, प्लस कंपनी को जर्नल मीटिंग में क्या पास करना पड़ेगा, SR पास करना पड़ेगा। ऐसे ही सेड इसी सेक्शन में बात किसकी आती है, इंस्पेक्शन की, राइट, कॉपी की बात आएगी। तो इंस्पेक्शन जो मिलेगी वो नेचुरल है, ड्यूरिंग कब मिलेगी, बिजनेस आवर्स में मिलेगी, और बिजनेस आवर्स में मिलेगी, वर्किंग डे पे मिलेगी, और इसके बारे में कौन डिसाइड करेगा, BOD इसके बारे में डिसाइड करेगी। और इंस्पेक्शन जो है वो किसको मिलेगी, तो इंस्पेक्शन में 5 लोग हैं। तो पहले में मैं इसको यूं कहूंगा, आप मेंबर कहें, मेंबर का ही वर्ड क्या आ जाएगा, BO स्टैंड्स फॉर बेनिफिशियल ऑनर। देन आप डिबेंचर होल्डर कह लें या क्या कह लें, अदर सिक्योरिटी होल्डर, इनको तो देखो मुफ्त में मिलेगी। लेकिन दूसरी बात है, एनी क्या हो सकता है, अदर पर्सन हो सकता है, भैया उसको तो क्या लगेंगे, फीस लगेगी। इसके बाद तीसरा जो हिस्सा अगेन इंटरेस्टिंग है, आप कॉपी या उसका कोई भाग ले सकते हैं जिसे हम कहते हैं एक्सट्रैक्ट। तो ये कॉपी और एक्सट्रैक्ट किसको मिलेगा, यही अबव कितने लोगों को, 5 जो हमने लिख दिए हैं इन्हीं को मिलेगा। लेकिन इसके लिए ये क्या देंगे, रिक्वेस्ट देंगे, और रिक्वेस्ट के कितने दिन के अंदर, बहुत बढ़िया, 7 दिन के अंदर अंदर ये कंपनी आपको प्रोवाइड कर देगी। इतना दिमाग आपका होगा ही, भैया कॉपी मिल रही है तो क्या लगेंगे, पैसे तो पक्का लगेंगे। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां क्या निकल के आती है, वो चीज क्या है कि जो, चलो वो भी मैं लिख देता हूं, आप कह रहे हो। तो फीस जो है वो किसके लिए है, कॉपी के लिए है, लेकिन जो एक्सट्रैक्ट है वो क्या रहेगा, वो फ्री रहता है। लेकिन इसमें बड़ी बात क्या निकल के आती है कि नो इंस्पेक्शन, राइट, मतलब ये कुछ हक आपको नहीं मिलेंगे, ना तो इंस्पेक्शन होगी, ना ही आपको क्या मिलेगा, कॉपी एक्सट्रैक्ट वगैरह, ठीक है, वो आपको नहीं मिलेगी। किससे रिलेटेड, ये हैं बेटा जी 4 चीजें। 4 चीजों में क्या हो गया, अगले का आपको क्या नहीं पता चल सकता, एड्रेस आपको नहीं पता चलेगा, उसका ईमेल आईडी उसको नहीं पता चलेगा, आधार, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, जिसे आप क्या कह देंगे, शॉर्ट में लिख दूं, आधार लिख दूं क्या, UIN लिख रहा हूं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। और चौथा होता है उसका पैन नंबर, आपको नहीं मिलेगा। तो ये हो गया 94। और 95 सेक्शन तो प्योरली एक वर्ड का ही है, अगेन कॉमन आता है उस सेक्शन नंबर 95। ये किस पे है कि रजिस्टर और एनुअल रिटर्न में जो भी एंट्री है वो प्राइमा फेसी सबूत है। सो सीधा वही लिख देता हूं, प्राइमा फेसी, प्राइमा फेसी क्या, एविडेंस किस चीज का, ऑफ एनी मैटर, कोई भी चीज जो कहां है, रजिस्टर
एंड किस में है, एनुअल रिटर्न में है। देन कॉमन फैक्टर में अगर मैं रूल 15 से आपको बताऊं, ये जो रजिस्टर होता है ये आपको प्रिजर्व करना होता है और एनुअल रिटर्न भी। तो कहीं भी, जैसे मैंने एक पेज में ये सारा लिखने की कोशिश करी है, तो ये मैं भाई मेरे को जहां स्पेस मिल रहा है मेरा, मैं उसी के अंदर डालने की कोशिश कर रहा हूं। तो प्रिजर्वेशन, ठीक है, तो प्रिजर्वेशन की बात करें तो इसमें दो चीजें निकल के आएंगी। एक, भैया परमानेंट, हमेशा के लिए आप संभाल के रखोगे। तो परमानेंट क्या होगा, मैं यहां पे लिख रहा हूं ROM, सिर्फ किसका रजिस्टर, मेंबर का परमानेंट होगा। नंबर 2 मैं यहां लिख के छोड़ रहा हूं 8 साल, 8 साल तक, 8 साल तक आपने क्या संभाल के रखनी है, ये है रजिस्टर किस चीज का, ये रजिस्टर है डिबेंचर होल्डर का, ये रजिस्टर है अदर सिक्योरिटी होल्डर का। इसका टाइम पीरियड 8 साल है। एंड साथ में ध्यान रखिएगा 8 साल ही टाइम पीरियड किस चीज का है, एनुअल रिटर्न का भी 8 साल है। और ये 8 साल, राइट, तो एनुअल रिटर्न अगर डेट लिखनी हो तो एनुअल रिटर्न ये फाइलिंग से होता है, ठीक है। और डिबेंचर होल्डर वगैरह है तो वो होता है डेट ऑफ रिडम्पशन। तो इतना लिखना हो तो आपके ऊपर है। तो ये इसके साथ क्या खत्म हो गया, हमारा पहला पार्ट खत्म हो गया, जो कि आया किसके ऊपर भैया, मेंबर्स के ऊपर 88 से 95। नो डाउट इतना सारे आप जानते होंगे। सेक्शन नंबर 93 क्या हो चुका है, ओमिट। सो आई एम गोइंग टू द सेकेंड पार्ट, और सेकेंड पार्ट हमारा किसके ऊपर आता है बेटा जी, नेचुरल है, वो आ गया जी मीटिंग्स के ऊपर। तो मीटिंग्स पे आपको ये पता होना चाहिए कि मीटिंग्स जो है उसमें हमारी दो चीजें निकल के आती हैं, एक आपकी AGM और एक EGM। इनके एक्सक्लूसिव जो सेक्शन है वो है 96 और 97 है इधर, और इसका है मेन है 198। पता क्या होना चाहिए, कॉमन सेक्शन है 99, उसके अंदर क्या निकल के आती है, पेनल्टी। अब थोड़ा सा शांति रखिए प्लीज, प्लीज आपस में मत बोलिए, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन मी टू डिलीवर द थिंग्स। तो आइए, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं AGM के ऊपर। तो सेक्शन तो मैंने लिख ही दिए हैं, तो सीधा मैं यहां सिर्फ AGM ही भरूंगा पहले तो। और AGM में ये ध्यान रखिएगा, अगर कॉल्ड बाय, ये दो चीजें हमें देखनी होती हैं। अगर मेंबर्स, जिसका मतलब हो गया मीटिंग कौन बुला रहा है, कंपनी बुला रही है यूं कह लीजिए, तो लगा 96। और अगर बुला रहा है ट्राइब्यूनल तो आपका लगा कौन सा, 97। ये पता होना जरूरी है भाई, राइट। तो इसके बाद हम लेते हैं, सबसे पहले नेचुरल है 96 की ही बात करेंगे, कि जहां कंपनी ने मीटिंग बुलवाई है। तो देखिए AGM बुलानी है आपने एवरी ईयर, और बेटा जी ईयर का मतलब है कैलेंडर ईयर, और ये कौन कहता है, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड नंबर 2। ये जनरल मीटिंग में यही SS लगता है, राइट। तो किसको बुलानी है, ये मीटिंग बुलाएगी एवरी कंपनी, हर कंपनी बुलाएगी। नेचुरल है, इतना दिमाग आपका होगा, एक्सेप्ट व्हाट, OPC मीटिंग, उसमें भी AGM ये सेक्शन लगता है, याद रखिएगा 122 में, लेकिन अकेला मेंबर है तो कोई ऐसा झंझट नहीं है। नोटिस आप 101 में जारी करते हैं, तो नोटिस में स्पेसिफाई करना होगा, ये E नहीं है, ये क्या है, A है, राइट। और इसमें मेन चीज आपकी निकल के आती है, वो है अगेन किसके ऊपर, टाइम के ऊपर ही सारी कहानी है। और टाइम में आ जाती हैं आपकी दो बातें, एक है जिस साल आप नई नई कंपनी बने हो, और दूसरा सब्सिक्वेंट ईयर्स के ऊपर। तो हम इसे कहते हैं पहली AGM है, और दूसरी तरफ आ गया आपका सब्सिक्वेंट आ गया। तो पहली AGM आपने करनी है विद इन 9 मंथ्स, और नेचुरल है 9 महीने कहां से हो गए, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, इसलिए आपको फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन आनी चाहिए, राइट। एंड ऑफ FY,
यहां ध्यान रखिएगा, आपको किसी तरह की कोई एक्सटेंशन नहीं मिलती है। और इसमें बड़ी बात क्या है, अगर आपने 9 महीने में कर ली है तो हम क्या मान लेंगे, कंप्लायंस मान लेंगे। इवन इफ क्या हुआ, नोट हेल्ड, चाहे मीटिंग आपने नहीं की, कब, इन ईयर ऑफ COI, स्टैंड्स फॉर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, क्योंकि हमने हर साल कहा था। तो सब्सिक्वेंट में आपको ध्यान रखना चाहिए कितनी बातों का, भाई 3 बातें आप मेनली से ध्यान में लिखे चलिए, या 3 की बजाय भी मैं यहां पे आपको 4 बातें लिख दूंगा और आपके लिए गलती ना हो। तो सब्सिक्वेंट ध्यान रखिए, ईच क्या होनी चाहिए, कैलेंडर ईयर में होनी चाहिए, और विद इन क्या होनी चाहिए, 6 मंथ्स ऑफ एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो यहां पे आ गया जी आपका 6 महीना, ठीक है, एंड ऑफ FY। देन आपने क्या ध्यान रखना है, बड़ी बात है गैप। तो गैप आपने ध्यान रखना है किसके बीच में, बिटवीन 2 AGM, ये आपको मेंटेन करना होता है, और ये गैप है 15 महीने का। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपको क्या मिल जाता है, 3 महीने का आपको एक्सटेंशन देगा। लेकिन ये एक्सटेंशन कौन देगा, ROC देगा, लेकिन उसके लिए आपके पास क्या होने चाहिए, सफिशिएंट कॉज पे ही एक्सटेंशन मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। देन बेटा जी अगेन यहां पे 3 चीजें और निकल के आती हैं। देन आ गया आपका, क्या आ गया, वेन्यू कहें या आप प्लेस कहें। तो प्लेस में काफी अच्छे आंसर है, एट RO होगा, या क्या हो सकता है, सेम CTV, सिटी टाउन विलेज, एंड साथ में स्टेट, जहां पे आपका क्या है, वेयर RO सिचुएटेड है, तो आप वहां कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कौन है, इफ आप हैं अनलिस्टेड कंपनी, तो अनलिस्टेड कंपनी के केस में क्या है, एनीवेयर इन इंडिया, एनीवेयर कर सकते हैं, लेकिन वो एनीवेयर कहां होना चाहिए, इंडिया में होना चाहिए। लेकिन उसके लिए कंडीशंस क्या है, कंसेंट कौन देगा, सारे के सारे, ऑल कहें या 100% मेंबर्स देंगे। और कंसेंट कब देंगे, पहले देंगे। देन आप कंसेंट कैसे देंगे, आप चाहे राइटिंग में दीजिए या इलेक्ट्रॉनिक मोड में दीजिए। और देन तीसरी बात इसके अंदर आती है, अगर आप क्या है, गवर्नमेंट कंपनी है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, यहां पे स्पेसिफाई कर सकती है, CG में स्पेसिफाई, क्या स्पेसिफाई कर सकती है, जहां पे आपका क्या है, CTV, सिटी टाउन विलेज, जहां पे आपका क्या है, RO सिचुएटेड है, या क्या हो सकता है, कोई और जगह हो सकती है। इसके बाद आता है आपका डे। तो डे में बड़ी गलती जो हम कर सकते हैं, उसमें ध्यान ये रखना है, अदर देन क्या होना चाहिए, नेशनल हॉलिडे। ये नेशनल हॉलिडे लिख रहा हूं, हाईवे मत बना देना, लेकिन नेशनल हॉलिडे बताएगा कौन, बाय CG। तो गलती बच्चे क्या कर लेते हैं, SG नहीं, स्टेट गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये ध्यान रखना है आपने। देन इसमें लेकिन एक चीज आ जाती है, एक्सेप्शन है, किसके लिए, सेक्शन 8 कंपनी के लिए, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, राइट। देन आ गया जी आपका टाइम। टाइम में भी एक इंटरेस्टिंग चीज आती है, टाइम जो देखना है वो कौन सा देखना है, कॉल्ड अप, कॉल कब की गई थी, तो ये होंगे बिजनेस आवर्स, ना कि वो उसका कंक्लूजन 9 AM से रिवर्स कर दीजिए 6 PM बन गया। और आखिर में एक बड़ी बात और है, फिर से सेक्शन 8 कंपनी के केस में है, और 8 कंपनी के केस में क्या है, यही तीनों चीजें, चाहे वो प्लेस हो, चाहे वो डे हो या टाइम हो, क्या हो सकता है, BOD में डिसाइड, वो डिसाइड कर सकता है बिफोर हैंड, जिसका मतलब हो गया पहले से ही वो ये चीजें क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन हाउएवर उन्होंने क्या करना है, रिगार्ड देना है, किसको रिगार्ड देना है, 2 डायरेक्शंस। इस मामले में जो दी हैं, किसने, शेयर होल्डर कहो या मेंबर ने जो डायरेक्शन दी हैं। देन बेटा जी आपका आ गया जी 97।
तो 97 में आप ट्राइब्यूनल के पास चले गए, तो क्यों गए? नेचुरल है अगर कंपनी ने नहीं बुलाई ईजीएम, इफ कंपनी फेल्स, तो आप गए ट्राइब्यूनल के पास। अब ट्राइब्यूनल के पास कौन गया? मेंबर ही जाएंगे, तो एप्लीकेशन देगा, बाय देगा, टू देगा, मेंबर देगा, किसको देगा? एनसीएलटी को देगा। और एनसीएलटी अब अपना क्या देगी? ऑर्डर देगी। और ऑर्डर में सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है? ऑर्डर देगी इवन इफ वन मेंबर, चाहे कौन आया? एक मेंबर, चाहे कैसे आया? इन पर्सन आया या थ्रू क्या आ गया? प्रॉक्सी। तो ये क्या हो जाएगी? ये आपकी एक वैलिड ईजीएम हो जाएगी, आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। अब इसके साथ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, आप एक सेक्शन लेके चलिए ईजीएम के साथ, पेनल्टी के अलावा, वो आता है 121। और 121 क्या कहता है? ईजीएम के ऊपर रिपोर्ट। तो उसको साथ में, आई होप सो यू विल अप्रिशिएट, जो साथ में सेक्शन चल रहे हैं उसी के साथ में लेके चल रहा हूं। रिपोर्ट ऑन ईजीएम देनी है, लेकिन वो कब देनी है? अगर आप क्या है? लिस्टेड कंपनी है तो ही देनी है। और नेचुरल आगे तो आप जान ही गए हैं किसको देनी है? आरओसी को देनी है। मुफ्त में तो होगा नहीं भैया, फीस भी लगेगा। और स्वाभाविक है समय भी होगा। समय क्या चल रहा है? 30 दिन। और 30 दिन में ध्यान रखिएगा, बढ़िया शब्द है कंक्लूजन, क्योंकि कई बार मीटिंग क्या हो जाती है? अर्जन हो जाती है, ऑफ कंक्लूजन ऑफ ईजीएम। और इसके लिए फॉर्म नंबर भी हम लिख देते हैं, दैट इज एमजीटी का 15 फॉर्म फाइल होता है। तो इस रिपोर्ट में क्या है? इसके कंटेंट्स क्या रहेंगे? अरे भैया एक समरी है ईजीएम से रिलेटेड, कब हुई, कैसे हुई, तो एक समरी आप दे रहे हैं। स्वाभाविक है फेयर एंड करेक्ट होनी चाहिए। तो इसके अंदर आप क्या लिख देंगे? अरे वही चीज, कहां हुई, कब हुई, कौन से दिन हुई, कौन कौन क्या था, प्रेजेंट था, ब्ला ब्ला ब्ला, क्या 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 पास हो गए उसके अंदर, रेजोल्यूशन एटसेट्रा। लेकिन इसमें खूबसूरत चीज उसके बाद आती है, साहब इसके ऊपर साइन कौन करेगा? तो दो चीजें लेके चलिएगा। एक तो इस चैप्टर में कभी भी गलती मत कीजिएगा, जब भी चेयरमैन शब्द इस्तेमाल होगा, कंपनी का नहीं होगा, मीटिंग का होगा। एंड सीएस दो लोग पक्का करेंगे, लेकिन अगर चेयरमैन नहीं है, इफ अनअवेलेबल, तो चेयरमैन साहब अगर नहीं है तो ऐसी स्थिति में साइन करेंगे आपके दो डायरेक्टर, उनमें से वन क्या होना चाहिए? एमडी, अगर कंपनी में हो तो, राइट। तो ये 121 बन जाता है। नो डाउट 99 क्योंकि कॉमन सेक्शन था किसके लिए? ईजीएम के लिए भी, लेकिन उसकी भी बात यहां कर देते हैं क्योंकि ये पेनल्टी बड़ी ही महत्वपूर्ण है। और जो ये पेनल्टी है ये किस बात की है? अगर आपने डिफॉल्ट, ये अकेला भैया 96 का ही नहीं है, साथ में 97 भी है और साथ में 98 भी है, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो पेनल्टी है, तो पेनल्टी तो आप जानते ही हैं कि भाई दो लोगों पे लगने वाली है, एक हो गया कंपनी, एक हो गया आपका ओआईडी। तो वेरी इंपॉर्टेंट पेनल्टी। तो कंपनी के ऊपर और ओआईडी पे शुक्र है शरीफ पेनल्टी है। मैक्स क्या है? 1 लाख रुपया। इधर भी क्या है? सेम है, लेकिन साथ में अगेन मैक्स है, कितना रुपया है? 5000 पर डे ऑफ कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस। सीओ कंपनी नहीं है, कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस है, दोनों तरफ आंसर क्या चला जाता है? सेम आंसर इट गोज। नाउ हम चलते हैं ईजीएम की तरफ। तो भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं, ईजीएम पे चल रहे हैं। तो सेक्शन नंबर बेटा आता है 100, जिसके अंदर 6 सब सेक्शन आते हैं। ये आ गया आपका ईजीएम, लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा, कम वक्त एक रूल तो पकड़ना पड़ेगा आपको 100%। रेड विद रूल नंबर 17 लेके चलिएगा। तो ईजीएम में हम कहते हैं भैया कितनी सिचुएशन आ जाती है? मैं इसमें कहता हूं ईजीएम जो आप बुलाओगे कॉल्ड बाय, इसमें आती हैं 3 सिचुएशन। 3 सिचुएशन के हिसाब से चलेंगे, आंसर को कैच करना थोड़ा सरल हो जाता है। तो
तीन सिचुएशन। सबसे पहला है ईजीएम कॉल्ड बाय कौन, बीओडी। बोर्ड अपने आप ये मीटिंग बुला रहा है। बस यहां ध्यान दीजिएगा, जब बोर्ड बुला रहा है तो उसका मतलब क्या निकलता है, इंटायर बोर्ड, ना कि फ्यू डायरेक्टर्स, ये गलती ना हो। देन इसमें एक पॉइंट आता है प्लेस, ईजीएम कहां होगी, तो आप कहीं भी कहां कर सकते हैं, इंडिया में कर सकते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, जो आप कंपनी है, आप क्या है, इफ कंपनी क्या है, वो है वोस, होली ओन्ड सब्सिडरी है, और वो किसकी है, ऑफ अ कंपनी, INC स्टैंड्स फॉर इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब बाहर वाली की आप होली ओन्ड हो, तो आपका तो शेयर होल्डर एक ही हुआ, वो बाहर है तो हिंदुस्तान के बाहर हो सकती है। अगली स्थिति जो आती है, ईजीएम कौन बुलवा रहा है, रिक्विजिशनिस्ट, जिसका मतलब हो गया मेंबर्स बुलवा रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है। तो मेंबर बुला रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा किसके थ्रू बुला रहे हैं, बोर्ड के थ्रू ही बुलवा रहे हैं। तो इसके अंदर सबसे पहली बात है, ये मेंबर कितने होंगे, तो इसमें दो बातें आती हैं, क्या कंपनी की शेयर कैपिटल है या नहीं। तो नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे, तो दो सिचुएशन जैसे मैंने कहा यहां बनी कि कंपनी की क्या है, शेयर कैपिटल है या नहीं है। तो अगर शेयर कैपिटल है तो बड़ा ही सिंपल आंसर है, 10% की क्या है, पीओसी, पेड अप कैपिटल विद व्हाट अंडरस्टूड है, वोटिंग राइट। और यहां क्या हो जाएगा, स्टेट वे 10% के आपके पास क्या है, वोटिंग राइट है। तो आप अपनी रिक्विजिशन क्या करें, आप ये अपनी रिक्विजिशन को डिपॉजिट करवाइए, कहां, ऑब्वियसली RO में, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी में आप डिपॉजिट करवाइए। स्वाभाविक है आप लोग साइन करके देंगे, स्वाभाविक है इसके अंदर आप मैटर्स लिख के देंगे। अब असली कहानी ये निकलती है, ये गलती आपसे ना हो। अब क्योंकि थ्रू बोर्ड है तो यहां बोर्ड की क्या आ जाती है, ड्यूटी आ जाती है। जिस दिन आप रिक्विजिशन दिए थे उसमें इनको क्या करना है, ये लोग नोटिस देंगे, एक है नोटिस देंगे, दूसरा ये ईजीएम को क्या करेंगे, हेल्ड करेंगे। तो नोटिस ये कितना दिन में देंगे, विद इन 21 डेज। लेकिन ये ध्यान रखिएगा वो 21 दिन कहां से शुरू होंगे, जिस दिन ट्रिगर पॉइंट क्या रहेगा, जिस दिन आपने रिक्विजिशन दी थी, ऑफ डेट ऑफ रिक्विजिशन। और ईजीएम हो जानी चाहिए कितने दिन के अंदर, विद इन 45 दिन के भीतर। और आगे लाइन क्या है, वही सेम, ऑफ द डेट ऑफ रिक्विजिशन। सो दैट वाज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब 21 दिन भी उसी तारीख से, 45 दिन भी उसी तारीख से। लेकिन अगर नालायकों ने ये मीटिंग नहीं बुलवाई तो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन स्टार्ट हो जाती है। और देखिए, अगर ये थोड़ा सबसेक्शन आप याद रखना चाहेंगे, ये आता है 100 का 2 और इधर आ जाता है आपका 100 का 4। अगर ये याद रखें आप, तो तीसरी स्थिति में क्या हो जाएगा, यहां पे ये जो हमारे रिक्विजिशनिस्ट हैं ये अपने आप ही मीटिंग बुलवा लेंगे देमसेल्व्स। स्वाभाविक है, कब, इफ बीओडी फील्स, अगर बीओडी ने मीटिंग नहीं बुलवाई, कितने दिन में, समय हमने पहले लिख दिया था 45 दिन के भीतर। और ये रिक्विजिशनिस्ट मीटिंग कितने दिन में हेल्ड कर लेंगे, विद इन 3 महीना। और 3 महीना भी ध्यान रखिएगा, ट्रिगर पॉइंट वही रहेगा, ऑफ व्हाट, डेट ऑफ रिक्विजिशन। एवरीबॉडी आर यू गेटिंग और नॉट। यहां पे मैं एक सब सेक्शन और कोड कर देता हूं, अच्छा यार, क्योंकि उसके ऊपर एग्जाम में डालें, अगर आपको याद रह जाएगा तो। अब मीटिंग आप खुद करवाए हो तो भैया खर्चा तो होगा, तो आपको वो पैसा मिल जाएगा, लेकिन कितना मिलेगा, रीजनेबल एक्सपेंस मिलेगा। तो वो रीजनेबल एक्सपेंस कौन बेयर करेगा, वो बेयर करेगा कंपनी। और कंपनी से क्या करेगी, रिकवर करवा लेगी। रिकवरेबल किससे करवाएगी, डिफॉल्टिंग डायरेक्टर से। तो उनसे आप रिकवर करवा लोगे। और कैसे रिकवर करवा लोगे, आप डिडक्ट कर लेंगे उनकी क्या, रेम्यूनरेशन में से। और रेम्यूनरेशन का सेक्शन कौन सा है, 197, उसके हिसाब से। और हम इस मीटिंग को क्या मान लेते हैं, अगर मैं चलो ये भी कोट कर ही देता हूं, 100 का 5, तो इसको हम कहते हैं मैनर ऑफ मीटिंग। तो मीटिंग ये किस तरह की रहेगी, ये बिल्कुल ऐसे ही माना जाएगा, एज कॉल्ड बाय व्हाट, बीओडी।
बस यहीं पे हमें साथ में कम वक्त क्या पढ़ना पड़ता है, रूल नंबर 17, कि जब ये मेंबर खुद बुलवा रहे हो ये मीटिंग, इसलिए ध्यान रखिएगा इसी हिस्से में से आप लेके चलेंगे रेड विद रूल नंबर 17। अब क्योंकि मेंबर्स खुद मीटिंग बुला रहे हैं, तो अब खुद बुला रहे हैं तो यहां पे आपने क्या देखना है, प्लेस क्या होगा, ठीक है, डे क्या होगा, ऑब्लिक नहीं एंड कीजिएगा या प्लस कर लीजिएगा, मतलब दोनों चीजों पे मैं बात करूंगा, डे। तो आंसर बड़ा सेम हो गया, सेम एज 96, ठीक है, वही एजीएम वाला रहेगा। जहां तक अपना 10 की बात है, यहां पे मेंशन नहीं किया गया है, राइट। और इसके लिए क्योंकि ये लोग मीटिंग बुलवा रहे हैं तो इनके कुछ क्या होंगे, राइट्स होंगे। इनके राइट्स क्या है, ये लोग कंपनी से क्या ले लेंगे, ROM, रजिस्टर ऑफ मेंबर, क्योंकि वहीं से इनको क्या मिलेंगे, एड्रेस मिलेंगे, तो ये लोग क्या दे पाएंगे, बाकी मेंबर्स को नोटिस दे पाएंगे, राइट। और जब ये नोटिस देंगे, इनको किस तरह से देंगे, यहां 3 तरीके बताए गए हैं, या तो आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजिएगा, या आप भेजेंगे स्पीड पोस्ट से, या आप कैसे भेजेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मोड से। लेकिन इनको एक्सक्यूज भी मिलेगा, और वो एक्सक्यूज क्या है, वही 101 में जो आते हैं, अगर किसी को क्या ना हो, मिले ना, जिसे हम कहते हैं नॉन रिसीट, या दूसरा पॉइंट एक और कहते हैं हम एक्सीडेंटल ओमिशन, किसी एक को भेजना रह भी जाए तो काम चल जाएगा। तो बेटा जी ये था आपका सेक्शन नंबर 100, लेकिन बीच में हमारा रह जाता है 98। तो सेक्शन नंबर 98 बाय क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा ईजीएम की ही बात हो रही है, लेकिन अब की बार एनसीएलटी बुलवा रहा है। तो एनसीएलटी के पास स्वाभाविक है आपने क्या दी होगी, एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन कौन देगा, चाहे मेंबर दे ले, यहां थोड़ा सा आंसर में चेंज है, चाहे कौन दे ले, डायरेक्टर दे ले, कि भाई मीटिंग बुलवाई जा नहीं पा रही है। और ये क्यों एनसीएलटी के पास गए हैं, अगर क्या है कंपनी में इम्प्रैक्टिकेबल रीजंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे कह लीजिए डेडलॉक इन मैनेजमेंट है, जहां मैंने ओपेरा फोटोग्राफिक्स का नॉर्मल आपको केस करवाया था। अब एनसीएलटी क्या देगी, एनसीएलटी अपना ऑर्डर देगी। तो ऑर्डर में अगर कौन आ गया, 1 मेंबर आ गया, कैसे आ गया, चाहे वो इन पर्सन आ गया या थ्रू क्या आ गया, प्रॉक्सी आ गया, तो स्टिल ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी वैलिड मीटिंग। तो इसके साथ देखिए यहां तक 2 हिस्से कह सकते हैं, आपका मेंबर्स, दूसरा हिस्सा मीटिंग्स, लेकिन तीसरा हिस्सा स्टार्ट होगा किसके ऊपर, इस मीटिंग के प्रोसीजर पे। तो 2 हिस्से यहां पे आके समाप्त होते हैं।